हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, और उन प्रश्नों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत उनका अध्ययन करेंगे, व्याख्यात्मक रूप से उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और प्रश्नों के सभी विकल्पों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा विकल्प इसका सही है और जो गलत विकल्प है वो क्या सही होगा, उसका क्यों गलत है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशंस अच्छे लगेंगे, तो बने रहिए। प्रश्न नंबर 1, किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या अतिथि में नहीं हुआ है, क्या अत्यधिक में, अत्याचार में, या फिर अतिरिक्त में? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं। क्लियर है? तो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है अतिथि, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, मूल शब्द जो होगा वो होगा तिथि। क्या होगा? तिथि होगा। और इससे पहले क्या जोड़ दिया जाएगा? तो आ जोड़ दिया जाएगा। यानी कि कहा है कि अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि विकल्प का ही बिल्कुल सही हो जा रहा है। क्लियर है? अत्यधिक दिया है, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें दिया है अति धन अधिक। क्या होगा? अति धन अधिक होगा, और ये हो जाएगा अत्यधिक, और यहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। अत्याचार में जो उपसर्ग लगा है, अति लगा है, और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा आचार। क्या हो जाएगा? आचार हो जाएगा। और अतिरिक्त में भी हमारा जो उपसर्ग लगा है वो अति लगा है, और इसका मूल शब्द जो है वो रिक्त है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने ये बेहतर सीख लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, आचार का विलोम शब्द है। यहाँ हमको शब्द दिया है आचार, और आचार का हमें बताना है विलोम। विलोम का मतलब इसका उल्टा क्या होगा? जैसे कि काला का सफ़ेद होता है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? क्या अनाचार हो जाएगा, क्या अनाचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, या फिर विचार हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा, विकल्प का सही हो जाएगा। आचार का विलोम जो होता है वो अनाचार होता है, और ये अनाचार जो है ये शब्द गलत है। जबकि अगर हम लोग देखें, अत्याचार का जो विलोम होगा वो दयालुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयालुता हो जाएगा। और विचार का विलोम होता है अविचार। क्या होता है? अविचार होता है। तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, निंदा का विलोम क्या होगा? यहाँ पर भी हमें निंदा का उल्टा बताना है। क्या स्तुति हो जाएगा, क्या निंद्य हो जाएगा, श्लाघ्य होगा, या फिर निरुद्ध हो जाएगा? क्या हो जाएगा निंदा का विलोम? तो यहाँ पर जो हो जाएगा, निंदा का अर्थ होता है बुराई करना, तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा स्तुति करना, यानी कि याद करना। तो विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निंद्य होता है यानी कि जो निंदा करने योग्य हो, यानी कि जिसकी निंदा की जाए, वो निंद्य होता है। ठीक है? तो यहाँ जो हो जाएगा, जो निंदा करने लायक हो, ठीक है, करने लायक हो, वहाँ निंद्य हो जाएगा। क्लियर है? जो श्लाघ्य होता है, श्लाघ्य का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाए या प्रशंसा के योग्य हो, वही हो जाएगा श्लाघ्य होता है। और जो निरुद्ध होता है, निरुद्ध का अर्थ होता है, निरुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है रुका हुआ। क्या होता है? रुका हुआ, रुका हुआ, या फिर रोका हुआ, या फिर रोका हुआ हो, अर्थात रुंधा हो। जो क्या हो? जो रुंधा हो, तो इसका मतलब निरुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। हमें प्राची का एक और नाम बताना है कि प्राची को हम किस और शब्द से पहचान सकते हैं, किस और नाम से जान सकते हैं। क्या प्राचीन हो जाएगा, क्या प्रकृत हो जाएगा,
पूर्व हो जाएगा या फिर प्रज्ञा हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ जो प्राची का पर्यायवाची शब्द है वो पूर्व हो जाएगा। प्राची का मतलब पहले, ठीक है, और पूर्व का मतलब भी होता है पहले। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना होता है। जबकि प्राकृत का मतलब होता है, प्राकृत का मतलब होता है नैसर्गिक होता है। क्या होता है? नैसर्गिक होता है, स्वतः, ठीक है। प्रकृत होता है स्वतः से जन्मा हुआ या स्वतः से बना हुआ प्रकृत होता है। और प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। क्लियर है? क्लियर है? या फिर इसको हम कह सकते हैं समझ। क्या कह सकते हैं? समझ। बुद्धिमान नहीं, यहाँ पर बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि होगा और समझ हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा सैंधव शब्द का आशय नहीं है? यहाँ हमें जो शब्द दिया है सैंधव दिया है और हमें बताना है कि सैंधव का कौन सा अर्थ नहीं होगा या फिर कौन सा पर्याय शब्द नहीं होगा। क्या नमक हो जाएगा, क्या सोना हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा या फिर समुद्र हो जाएगा? कौन सा इसका अर्थ सही होगा, विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो सैंधव का आशय नहीं है, अर्थात जो सैंधव शब्द का पर्याय नहीं है, वह सोना है। बाकी नमक का मतलब भी सैंधव होता है, यानी कि सैंधव को हम नमक भी कहते हैं, घोड़ा भी कहते हैं और समुद्र भी कहा जाता है। तो विकल्प जो हमारा सही होगा, खा विकल्प सही हो जाएगा। सैंधव का अर्थ सोना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यानी कि यहाँ जो वाक्य दिया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या गरीब कहेंगे, क्या अकिंचन कहेंगे, दरिद्र कहेंगे या फिर विनीत कहेंगे? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो विकल्प खा सही हो जाएगा कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। गरीब और दरिद्र जो है वो इसके समानार्थी शब्द हैं। क्या हैं? वो अकिंचन के ही समानार्थी शब्द हैं। जबकि विनीत का अर्थ होता है विनय से युक्त। क्या? विनय से युक्त। विनय से युक्त जो होगा उसे हम विनीत कहेंगे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7, महाधन ईश। महाधन ईश का संधि रूप होगा। क्या माहीस हो जाएगा, महीस होगा, महेश होगा या फिर महिष हो जाएगा? तो जो महा लिखा है, महाधन ईश लिखा है, तो यहाँ पर जो संधि हो रही है वो आ धन ई में संधि हो रही है और ये किस में परिवर्तित हो रहा है? तो ए में परिवर्तित हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मह धन ए धन शा। ये जो ए की मात्रा है ये हा के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा महे धन शा बराबर महेश हो जाएगा। और ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे गुड़ स्वर संधि यहाँ पर हो जाती है। क्या होती है? गुड़ स्वर संधि हो जाती है। तो जो विकल्प होगा वो विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो शब्द दिया है सदानंद, इसको हमें तोड़कर लिखना है, संधि विच्छेद करना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या सत धन आनंद होगा, क्या सत धन आनंद होगा, या सद धन आनंद होगा या फिर सदाधन आनंद हो जाएगा? कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पर जो संधि है वो व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि हो जाएगी कि सदानंद लिखा है, सदानंद लिखा है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? देखेंगे कि यहाँ पर जो सद लिखेंगे, अगर शद धन आनंद होगा, आनंद होगा, और यहाँ पर बाद में स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो दूसरे वर्ण का पहला वर्ण जो है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो स्वर आ रहा है। तो पहले शब्द का दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, यानी कि इसको हम सत कर देंगे और ये आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो संधि होगी वो शत धन आनंद होगी। विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि जो व्यंजन संधि होती है उसका नियम जो होता है वो कहता है कि जैसे क, च, ट, त, पा। ठीक है? इसके बाद क्या आ जाए? इसके बाद क्या आ जाए कि यदि स्वर आ जाए, क्या आ जाए? स्वर आ जाए, या फिर वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए,
क्या आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, बात समझना है आप लोगों को, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाएं, अंतस्थ व्यंजन आ जाएं, तो वह जो है ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शत आया और ये किस में बदला, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में त थ दा में बदल गया, तो सदानंद हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे बेहतर समझा होगा। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। क्या प्रियसखा हो जाएगा, क्या कामचोर हो जाएगा, आजन्म हो जाएगा, या फिर सपरिवार हो जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो जो कर्मधारय समास होता है, जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या रहता है कि विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है कि विशेषण होता है और विशेष्य होता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें प्रिय सखा, तो प्रिय सखा में प्रिय जो है वो विशेषण है, जबकि सखा यहाँ पर विशेष्य है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प जो सही होगा वो का विकल्प सही हो जाएगा। प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। क्लियर है। जबकि जो कामचोर दिया है इसको हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे जब इसका विग्रह करेंगे, तो काम से चोर, काम से चोर अर्थात काम से बचने वाला, यानी कि जहाँ पर कारक चिन्ह लगे होते हैं या उनका लोप होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। आ जन्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं, आ जन्म को लिख सकते हैं जन्म भर, यानी कि जन्म पर्यंत या जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत लिख सकते हैं, यानी कि आधन जन्म, आधन जन्म। तो आ जो है ये क्या है, ये आप कहेंगे अव्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है घा वाला वो लिखा है सपरिवार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स धन परिवार। क्या लिखेंगे, साधन परिवार, यानी परिवार सहित। जो सा है ये क्या है, तो आप कहेंगे ये अव्यय पद है। क्या है, ये अव्यय पद है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 10, यथासंभव में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ शब्द दिया है यथासंभव, और बताना है कि कौन सा समास होगा। क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्या कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या फिर द्विगु समास हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय, तो देखेंगे अव्ययी भाव समास कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्रथम पद क्या हो, तो अव्यय लगा हो, अव्यय जुड़ा हो। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि एक पद विशेषण होगा और दूसरा क्या होगा, तो आप बताएंगे कि दूसरा पद विशेष्य हो जाएगा, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है, कारक चिन्ह होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है, संख्या पद होता है, संख्या पद यानी कि संख्याएं होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यथा संभव, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यथा धन संभव लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो यथा है ये क्या है, ये अव्यय पद है। क्या है, ये अव्यय पद है। तो कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, विकल्प का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है, हम लोगों ने इसको विस्तृत रूप से देखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। अगर आप लोग बेहतर सीख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए, ताकि उनको भी बेहतर से बेहतर वीडियो मिलती रहें और वो भी बहुत कुछ सीख सकें। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।